हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 13वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 12 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाम के करीब 7 बज रहे थे। मुश्ताक को भगाने के बाद घर में घोर शांति थी। उनमें से किसी ने भी किसी से चलकर बात नहीं की थी। ना अदिति की माँ को यकीन हो रहा था कि जो उनकी आंखों के सामने कुछ देर पहले हुआ था, क्या वो सच था। और ना ही नुपुर और भुआजी, किसी ने रुद्र को थैंक यू तक नहीं बोला था। और अदिति, उसका तो मन कर रहा था वो बिना किसी की परवाह किए अपने रुद्र को गले से लगा ले और उसे कभी न छोड़े। आखिर छोड़े भी तो क्यों, वो उससे मोहब्बत जो करती थी। आज जिस तरह से रुद्र ने उसे मुश्ताक से बचाया था, उस पल के बारे में सोचकर ही वो बेहद खुश थी। रुद्र ने तो जिस हाथ से मुश्ताक ने अदिति को छुआ था, उस हाथ को ही तोड़ दिया था। और उस वक्त बोली गई उसकी बात उसके कानों में अब तक गूंज रही थी। और इसे हाथ लगाने से पहले ये तो जान लेते मुश्ताक कि ये मेरी क्या लगती है। वो बिस्तर पर बैठी उसी पल में खोई हुई थी। आज उसको उस पर बेहद प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो उसके गाल, आंख, हाथ सब चूम ले, अपने प्यार का इजहार कर डाले। वो उसके बारे में यही सब सोच रही थी। तभी उसे वो पल याद आया जब एक आदमी उसको चाकू मारने के लिए दौड़ा था। उस वक्त रुद्र ने चाकू को पकड़ लिया था और यही वजह थी कि उसको चोट लग गई थी। उसने शायद खुद के पट्टी नहीं करी है। ओ तेरी, मुझे अभी जाना चाहिए। वो वैसे भी कब खुद का इतना ख्याल रखता है। मुझे जाकर उसको पट्टी करनी चाहिए, अदिति धीमे से बुदबुदाई। और उसके बाद उसने फर्स्ट एड किट को उठाया और वो उसके कमरे की तरफ चली गई। लेकिन उसने जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, उसे पता चला वो तो वहाँ है ही नहीं। ये कहाँ गया? वो धीमे से बुदबुदाई और नीचे की तरफ देखा, लेकिन उसे नीचे भी कहीं नहीं दिखाई दिया। टेरिस गार्डन, लग रहा है वो टेरिस गार्डन में ही है, वहीं पर ही जाकर बैठता है अक्सर वो किट लेकर ऊपर की तरफ जाने लगे। इधर इस दौरान रुद्र टेरिस गार्डन की बर्थ पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में आज फिर उथल पुथल मची हुई थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब अदिति ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और उसके बाद रोने लगी थी। अचानक से ही उसकी हार्ट बीट्स काफी बढ़ गई थी। उसने इससे पहले अदिति को इस तरह से सबके सामने हग करते हुए कभी नहीं देखा था। वो कभी सबके सामने गले लगने की हिम्मत नहीं दिखा पाती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने तो उसे छोड़ा भी नहीं था। वो यही सब सोचते हुए अपने अतीत के पलों में खो गया, जब अदिति यूं ही उसको कभी किस कर देती थी तो कभी गले से लगा लेती थी। उसे उसके कोट में दुबकना पसंद था। यहाँ तक कि जब वो उसके साथ स्कूल जाती थी तो वो उसके कोट को खुलवाकर खुद भी पहन लिया करती थी। तो रुद्र भले ही सर्दी मरे, वो उसे अपना कोट उसके चेहरे की मुस्कान देखने के लिए दे दिया करता था। वो उसके बारे में ही सोच रहा था, तभी उसके कानों पर किसी की पायल की आवाज़ सुनी। वो जानी पहचानी आवाज़ किसी और की नहीं, अदिति की थी। हालांकि वो उससे दूर थी। वो उसके बारे में ही सोचते हुए आंखें बंद कर लेता है और धीमे से फुसफुसाया, कितना कुछ बदल गया ना, लेकिन मैं सब सही करना चाहता हूँ। मैं अब सब भुलाकर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आप? अदिति को उसकी बात सुनाई दे गई थी। वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब ठीक हो तुम? रुद्र ने बात को पलटते हुए कहा। हाँ मिस्टर आरपी एसआर जी, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन लगता है आप ठीक नहीं हैं। हाथ पर लगी चोट शायद दिमाग पर असर कर रही है। अदिति ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। क्या मतलब? अब तुम मुझे परेशान करने के लिए आई हो क्या यहाँ? रुद्र ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। ये गुस्सा किसी और को दिखाइएगा, फिलहाल के लिए तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। अदिति ने प्यारी सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या आप लगा रखा है? और हाँ, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ने वाली? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने अदिति की तरफ घुरकर देखते हुए कहा। अरे भड़क गए आप तो। आई मीन आपके हाथ को नहीं छोड़ने वाली। छिपाने से क्या हो जाएगा, चोट छिपाई थोड़ी ही ना जाएगी। उसने रुद्र के हाथ को कलाई से पकड़ा और उसके बाद अपनी तरफ किया। नोप, मैं दवाई नहीं लगवा रहा। ये क्या बचपना है? आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो। मैंने तुम्हें पहले ही आप बोलने के लिए मना किया है। रुद्र ने फिर से गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा। पर अब मेरे जबान पर यही चढ़ गया है।
आप में काबिलियत होगी तो मेरे इस आप वाले भूत को उतार देना, मैं तुम बोलने लग जाऊंगी, तब तक आप से ही काम चलाइए। उसने उसके घाव को सैनिटाइज करने के लिए जैसे ही सैनिटाइजर लगाया वो जोर से उछला। आउच! दर्द हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस दौरान वो दर्द के मारे तिलमिला रहा था। अगर इतना ही दर्द हो रहा है और फिर उस वक्त हीरो बनने की क्या जरूरत थी? तब तो सीधा चाकू पकड़ लिया, वो भी नंगे हाथों से। अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या खुद के पेट में घुसने देता? मतलब हद ही हो गई। एंड वैसे भी उसने तुम्हें छुआ था तो क्या हुआ गया? तो आई डोंट लाइक दिस। अगर कोई तुम्हें छूने की कोशिश करेगा तो मैं उसको जिंदा गाड़ दूंगा। उसने क्रोधित होकर खड़े होते हुए कहा, बस बस, फिलहाल तो आप दवाइयाँ लगवाइए, उसके बाद गुस्सा कर लेना। अदिति ने हल्की सी इस्माइल करते हुए कहा। उसके बाद उसके घाव पर मरहम लगाने लगी। आई आई वो फिर से तिलमिलाने लगा क्योंकि वो उसके घाव को साफ करने के बाद दवा लगा रही थी। जिंदा गाड़ दूंगा, दर्द तो झेला नहीं जाता है, बड़े आए जिंदा गाड़ने वाले। अदिति ने उसको मरहम लगाने के बाद पट्टी करते हुए कहा, जिसके बाद वो खड़ी होकर जाने लगी। तभी उसने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या कहा तुमने? दर्द नहीं झेला जाता। इस दौरान रुद्र की आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए था जिससे अदिति को दर्द हो रहा था। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। कुछ नहीं, मुझे जाने दीजिए। अदिति के हाथ से फर्स्ट एड किट छूट गई। क्यों? मैं तुम्हें दानव लग रहा हूँ जो तुम मुझसे इतना दूर भागती हो? उसने अदिति को छोड़ने की बजाय उसकी कमर पर हाथ रखकर अपने और पास खींच लिया। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उसके होठों के पास बढ़ा। इस दौरान अदिति उसके नाक की हवा अपने होठों से टकराती हुई महसूस कर रही थी। तभी वो उसके कान के पास गया और उसने प्यार से उससे पूछा, मेरे साथ कल डिनर डेट पर चलोगी? कल? कल तो हमें घर को डेकोरेट करना है ना शो। अदिति हल्की से मुस्कुराई। मतलब वो मन ही मन रुद्र के साथ बाहर जाना चाहती थी। रुद्र ने उससे पूछा ही इस तरह से था कि उसका मान जाना लाजमी ही था, लेकिन उसके दिमाग में यही सवाल था कि वो कल कब जाएगी। तभी रुद्र बोला, तो कब चले? रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो कुछ जवाब दे पाती तभी उसकी माँ ने उसे आवाज दी, अदिति। हाँ मम्मा आई। छोड़िए मुझे, अभी मुझे जाना है, उसने रुद्र से खुद को छुड़ाते हुए कहा और उसके बाद फर्स्ट एड किट लेकर वो वहां से भाग छूटी। इस दौरान उसकी पायल से आती आवाज रुद्र को मदहोश कर रही थी। उसकी बल खाती कमर पर उसका दिल आ गया था। वो उसके बारे में ही सोचते हुए नीचे की तरफ चला गया। इस दौरान घर में डिनर तैयार हो रहा था। रुद्र के चेहरे पर उस वक्त स्माइल थी। आखिर हो भी क्यों ना, अदिति ने आज उसके साथ ढंग से बात की थी। वो उसके बारे में यही सब सोचते हुए नीचे जा रहा था। तभी अदिति की माँ ने उससे कहा, रुद्र। हाँ आंटी। वो बेटा परसों दिवाली है तो क्या तुम कल घर को सजाने में अदिति की हेल्प कर दोगे? कल? वो कल अदिति को अपने साथ डिनर डेट पर लेकर जाना चाहता था। यही वजह थी कि उसके दिमाग में ये सवाल था। हाँ कल ही तो करनी होगी ना। तुम, नुपु और अदिति, एक हमारी मेड भी हो जाएगी। मैं और दीदी कल थोड़ी शॉपिंग करने जाएंगी, उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा। तभी अदिति बोली, मम्मा वो कहाँ ये घर को डेकोरेट करने का काम कर सकेंगे, बड़े लोग। उसने टोंट मारते हुए कहा, मैं कर दूंगा आंटी। उसने अदिति को घूरते हुए कहा, जिसके बाद अदिति चुप हो गई। उसके चेहरे पर इस दौरान गुस्सा नजर आ रहा था। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए ही था क्योंकि वो सब अदिति के साथ अकेले में वक्त बिताने के बारे में सोच रहा था और इससे बेहतर मौका उसके पास कोई और हो ही नहीं सकता था। वो इस दौरान कुछ और भी प्लान कर रहा था लेकिन इसके लिए उसे अच्छे से प्लान करने की जरूरत थी। वो यही सब सोचते हुए अदिति की तरफ एक पल के लिए देखता है, जिसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कुराहट थी। निस्संदेह वो रुद्र के बारे में ही सोच रही थी। उसे अदिति का यूं मुस्कुराना काफी भा रहा था। तभी वो मन ही मन धीमे से बुदबुदाया, मैं तुम्हारे लिए दिवाली का दिन स्पेशल बना दूंगा अदिति, बहुत स्पेशल। और उसके बाद हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाएगी। वो यही सब सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ नुपुर उसके पिताजी के कमरे से बाहर आ गई। भौजी भी तब तक पूजा कर चुकी थी। अदिति के घर की मेड ने अदिति के कहे अनुसार खाना लगा दिया। इस दौरान अदिति की माँ भी उन सबकी हेल्प कर रही थी।
घर के बाकी के मेंबर्स तो इस दौरान अब खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि मुश्ताक के आने से घर में जो घटना हुई थी उसे वो सब लगभग भूल चुके थे। आज रुद्र ने उन सबकी लाज बचा ली थी, लेकिन अदिति की माँ के दिमाग में अब भी वो पल घूम रहा था। वो जानती थी कि रुद्र ने मुश्ताक को बड़ी रकम दी है, लेकिन वो उसकी रकम को वापस कैसे लौटाएगी इसके बारे में उन्होंने रुद्र से बात भी नहीं की थी। आखिर वो उनसे कितना इंटरेस्ट लेगा और पैसा देने की उसकी शर्त क्या होगी। उसकी माँ यही सब बार बार सोच रही थी। यही वजह थी कि उनके चेहरे पर मायूसी थी। वे सब आपस में खाना खा रहे थे। नूपुर के चेहरे पर चमक थी। उसे उस वक्त रुद्र के गुस्से को देखकर काफी अच्छा लगा था। उसने जिस अंदाज में मुश्ताक और उसके आदमियों को धोया था, तो वहीं सब याद करके मुस्कुरा रही थी। हालांकि उस घटना को बीते करीब 4 घंटे हो चुके थे, मगर किसी ने अब तक इसके बारे में बात नहीं की थी। तभी नूपुर मुस्कुराकर बोली, रुद्र जी, आज आपने तो सच में कमाल ही कर दिया। वैसे तो इस टॉपिक पर मेरे घर में कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आपने अकेले उन लोगों को धो डाला। आप चाहते तो आप तुरंत पुलिस को बुला सकते थे, मगर नहीं। मिस्टर आरपी अशार को कहाँ पुलिस की जरूरत है। वहीं पर ही निपटारा कर दिया। अमेजिंग, मतलब कमाल ही कर दिया। आप तो किसी फिल्मी हीरो के जैसे हो। फिल्में देखकर लगता था कि कहाँ 4-6 लोगों को एक अकेला आदमी धो सकता है, लेकिन मैं गलत थी। ढिशुम ढिशुम करके आपने तो मुश्ताक भाई की सारी भाईगिरी निकाल दी। और वो डायलॉग, हाय, नुपुर एक्साइटेड होकर बोल रही थी, तभी अदिति ने उसकी चुटकी काटी। चुप कर, कुछ भी बके जा रही है, मम्मा देख रही है तुमको। अदिति ने फुसफुसाकर कहा तो वो चुप हो गई। तुम शायद नहीं जानते बेटा, आज तुम नहीं होते तो सच में पता नहीं क्या ही हो जाता। हम तुम्हारे सदा शुक्रगुजार रहेंगे, और हाँ, तुम्हारे वो 20 करोड़ रुपए भी लौटा देंगे, पर तुम जरा बता देते कि उनका क्या इंटरेस्ट होगा तो सही रहता, और पैसे कैसे देने हैं, मेरा मतलब उनकी टाइमलाइन क्या होगी। अदिति की माँ ने अपने दिल की बात रखी। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही है आप। आई नो कि मैंने मुश्ताक के पैसे दिए हैं, लेकिन किस लिए। आपने उन पैसों को अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए ही तो लिए थे। उसी कंपनी को जो आज मार्केट में अच्छा कर रही है। अगर वो बंद हो जाती तो मैं राइट से कैसे ले सकता। आज वो कंपनी हम सबकी है। ऊपर से जिस घर को आपने गिरवी रखा था, उसमें मैं भी तो रहता हूँ। ऐसे में उस घर पर कोई और मेरे रहते कैसे कब्जा कर सकता है। मैं इसके बारे में अदिति से बात कर लूंगा। हम देख लेंगे क्या करना है, सो डोंट वरी। रुद्र ने बड़े ही प्यार से कहा, जिसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। सच में रुद्र बेटा, तुम भगवान का ही कोई रूप हो। मैं जब भी कान्हा जी से प्रार्थना करती थी तो यही कामना करती थी कि इस घर में सब सही हो जाए, लेकिन कुछ सही नहीं होता था। उन पर बड़ा गुस्सा भी आता था, लेकिन कहते हैं ना, सब वक्त पर ही होता है। देखो, आज तुम्हें हमारे घर में कान्हा जी ने भेज दिया। हम सच में बहुत भाग्यशाली है जो तुम्हारे जैसा बिजनेस पार्टनर हमें मिला। बुआजी ने इमोशनल होकर कहा, जिसके बाद रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अदिति मन ही मन उसकी तारीफ सुनकर काफी खुश हो रही थी, तो वहीं नुपुर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। बुआजी, आप भी ना ज्यादा मत सोचिए। वैसे भी भगवान का तो पता नहीं, लेकिन मैं अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाता हूँ तो उसे पाकर ही रहता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। उसने अदिति की तरफ घुरकर देखते हुए कहा। मतलब बेटा, कुछ समझी नहीं। अरे बुआ जी, आप सबके प्यार की कोई कीमत थोड़ी ना है। आप सब इतना ख्याल रखते हैं मेरा, तो फिर इस प्यार के आगे तो कोई कीमत नहीं है। उसने अपने ही अंदाज में कहा। ये मतलब सच में आप पर ये एटीट्यूड सूट करता है। कमाल हो आप तो। नुपुर ने फिर से उसे घुरकर देखते हुए कहा। उसके बाद वो एक निवाला लेती है। तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं लड़की। इस दानव से दूर ही रहो तो तुम। अदिति ने फिर से धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। पर दी, परवर कुछ नहीं। ये कीचड़ के तालाब में खिलने वाला वो कमल का फूल है, जिसे पाने के लिए जाओगी तो तुम खुद ही डूबकर मर जाओगी। हे राम जी, कैसी बातें कर रही हो आप दी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। वैसे भी यह आपका लव इंटरेस्ट रहा है। इतना बड़ा पाप न चढ़ाओ मुझ पर। वो तो मैं बस ऐसे ही। नुपुर ने धीमे से जवाब दिया।
हाँ फिर ठीक है, थोड़ा दूर ही रहना, इससे अच्छा नहीं है वो। अदिति ने फिर से उसको आगाह किया। हाँ ओके, वैसे एक बात पूछूं भी बको, आपको आजकल बड़ी जलन होती है जब कोई लड़की इसके करीब जाती है, बात क्या है? कोई बात नहीं, अरे मैं तो जानना चाहती थी, बोलो, तू बकवास ना कर। अरे मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, लक्षण तो मुझे आपके ठीक नहीं लग रहे हैं, बताओ ना, बोलो बोलो क्या बात है? आजकल बड़ी पट्टियों की जा रही है। और उस रात वो घूरकर उसको देखते हुए बोली। तभी अदिति को लगा कि वो फंस जाएगी, तो उसने जोर से कहा, मम्मा, हाँ वो ये नुपु हमें परेशान कर रही है, इसको समझा दो। तुम ही करती होगी आजकल, कुछ ज्यादा ही बदमाशी सूझ रही है तुम्हें अदिति। मैं सब जानती हूँ तुम्हें। हाँ आंटी, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे तो लग रहा है इनको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, रुद्र ने अदिति के मजे लेने के लिए कहा। ये साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? उनके घर की मेड ने चपातियों की एक प्लेट रखते हुए पूछा। साइकियाट्रिस्ट होता है, साइकियाट्रिस्ट नहीं, और तुम अपने काम से काम रखो। सॉरी मैम, पर आप बताओ ना साहब, साइकियाट्रिस्ट या साइकियाट्रिस्ट दिमाग का वो मिस्त्री होता है जो हिले हुए कलपुर्जों को कसकर ठीक करता है। ओ मतलब पागलों का डॉक्टर। हाँ सही पकड़े हैं, रुद्र ने अजीब तरह से कहा तो सब जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि अदिति की माँ और भुआजी भी जोर जोर से हंसने लगी। वो सब बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनके घर में काफी दिनों के बाद ऐसा माहौल बना था। जब तारा जोर-जोर से हंसने लगी तो अदिति चिढ़ गई। उसने मुंह बनाकर कहा, ओए तारा, तू अपना काम कर। हम तुमको पागल किस एंगल से लगते हैं? और हाँ, आप तो कुछ बोलो ही मत। अदिति ने रुद्र को भी घूरना जारी रखा, जिसके बाद सब चुप हो गए। कुछ ही देर में भौजी और अदिति की माँ ने चुपचाप खाना खत्म किया और उसके बाद वो टेबल से खड़ी होकर चली गई। अब वहाँ रुद्र और अदिति नुपुर ही थे जो खाना खा रहे थे। तभी रुद्र एक पल के लिए नुपुर की तरफ देखता है। उसके बाद उसने उसे अपने करीब झुकने के लिए बोला। नुपुर को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद उसने फिर से उसे अपनी आंखों का इशारा करके बुलाया, जिसके बाद अदिति टेबल से उसकी तरफ थोड़ी सी झुकी। उसने उसे कुछ धीमे से कहा ताकि कोई सुन ना ले। जैसे ही नुपुर ने उसकी बात सुनी तो वो बोली, सच्ची में? और नहीं तो, रुद्र फिर बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो फिर धीमे से बोला, जिसके बाद इस बार उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। पर उसने फिर सवाल किया तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए धीमे से कहा, जिसके बाद वो टेबल पर बैठ गई। वो काफी परेशान, इमोशनल नजर आ रही थी। ये सब देखकर अदिति सोच में पड़ गई। तभी अदिति ने पूछा, क्या हुआ नुपु? कुछ बात है क्या? नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी जाकर आती हूँ। उसने इतना कहा और उसके बाद खाना खत्म करके वो मंदिर की तरफ चली गई। इधर पीछे से अदिति को माजरा समझ नहीं आया, तो उसके बाद वो बोली, क्या हुआ मिस्टर RPSR, आपने मेरी बहन को इमोशनल क्यों कर दिया? मैंने बात तो खुशी की बताई थी। अब तुम्हारे खानदान में खुशी के वक्त रोने की आदत है तो मैं क्या करूं? जस्ट सेट अप, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको। मैं अभी जाकर बात कर रही हूँ उससे। जाओ, चल कर क्यों, उठकर जाओ, उसने आखिरी निवाला लेते हुए कहा, जिसके बाद उसने पीछे से उसे आवाज दी। ओ हेलो, क्या है? वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगी क्यों? मैं उसकी दीदी लगती हूँ, मुझे नहीं बताएगी? इतना भी इतराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, तुम्हें नहीं बताएगी। उसने जैसे ही कहा, अदिति वापस उसकी तरफ आई। उसने रुद्र के गिरेबान पकड़ा और उसके बाद गुस्से में बोली, सुनो मेरी बात, आप हद में रहो। डोंट क्रॉस योर लिमिट, ओके? उसने गुस्से में कहा, मगर रुद्र के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस दौरान उसे महसूस हुआ जैसे रुद्र उसको इस तरह से दिखा रहा है जैसे वो उससे काफी लंबा है, तो उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। यही वजह थी कि उसे बोलते वक्त अपनी मुंडी को ऊपर करके बोलना पड़ा। लेकिन उसने उसे हाइट के मामले में जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश की, जिससे अदिति की आंखों में गुस्सा भर आया। वो जाने लगा तो उसने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसके बाद फिर से गिरेबान पकड़ ली और अपने पंजों के बल ऊपर उठते हुए बोली, हाँ, अब अब सुनो मेरी बात। मेरी बहन को मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना। मैं अपने से कम हाइट वालों लोगों की बातों को अनसुना कर देता हूँ। अपनी हाइट बढ़ाओ, उसके बाद आना मैदान में।
रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा और उसके बाद उसे हल्का सा धक्का देकर जाने लगा। तभी अदिति ने पास पड़ी कुर्सी को उठाया और उसकी तरफ दौड़कर गई। अब सुनो। तभी उसकी नजर उसकी माँ पर पड़ी जो हाथ मुंह धोकर आ चुकी थी। क्या हुआ अदिति? मुंह क्यों नहीं धुला और ये कुर्सी लेकर कहाँ जा रही हो? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं मम्मा, वो बस ऐसे ही। ये लड़की भी ना पागल है। उसकी माँ उसकी बगल से निकलते हुए बोली। उसके बाद वो उसके पिताजी के कमरे की तरफ चली गई। तब तक रुद्र वॉशरूम में जा चुका था। इधर अदिति ने गुस्से के मारे फिर अपना पैर पटक लिया। तभी उसकी नज़र नुपुर पर पड़ी जो पूजा घर से वापस आ चुकी थी। वो उसकी तरफ बढ़ी। उसने तुम्हें ऐसा क्या कहा था कि तू इतनी इमोशनल हो गई? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अरे बता ना, इतनी इमोशनल क्यों हो गई तू? उसने फिर से दबाव बनाया। मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं बताएगी तुम्हें। आखिर अब परसों से ये मेरे भी कुछ लगेगी। रुद्र ने नेपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए कहा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं वो, हम बस आपके मजे ले रहे थे और कुछ नहीं। नुपुर ने बात को टालते हुए कहा और उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति ने रुद्र की तरफ घुरकर देखा। क्या? आई नो, कुछ न कुछ पक रहा है आप दोनों के बीच में। एक बार मुझे पता चल गया ना तो देख लेना मैं आपका क्या हश्र करती हूँ। उसने आंखें दिखाते हुए कहा और उसके बाद वो वहाँ से निकल गई। तो वहीं रुद्र उसकी तरफ घुरकर देखते हुए धीमे से बुदबुदाया। आई कांट वेट माई क्वीन, आई कांट वेट। तेरी बहन तो तैयार है हमें जीजू बोलने के लिए। अब बस तेरी मुझे जान बोलने की बारी है। उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर दूसरी तरफ अदिति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच क्या पक रहा है। अगले दिन की सुबह बड़ी खुशनुमा लग रही थी। आज छोटी दिवाली थी, ऐसे में घर का माहौल भी बन चुका था। पेंट करने वालों को रुद्र ने बाकी का पेंट आज दोपहर तक कंप्लीट करने के लिए बोल दिया था, जिसके बाद वो सुबह 8 बजे ही आ जाने वाले थे। मौसम काफ़ी खुशनुमा था। हवा में ही दिवाली के आने की बाहर से घुली हुई थी। सबके चेहरे खिले हुए से थे। ये सब रुद्र की वजह से ही हुआ था। उसने उन्हें उनका घर फिर से लौटा दिया था। दिवाली से पहले तक अब सब ठीक था। इधर दूसरी तरफ अदिति के दिमाग में रात वाली बात ही घूम रही थी। वहीं नुपुर काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे। वो जितनी भी बार रुद्र को देख रही थी उतनी ही बार काफ़ी भावुक नज़र आ रही थी। तो वहीं रुद्र वो बाहर था। उसने पेंट करने वालों को सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। उसके बाद उसने चाय और नाश्ता किया और नहा धोकर नीचे आ गया। घर की सजावट का सारा सामान आ चुका था। अदिति के घर में उसकी माँ भुआजी दोनों शॉपिंग पर चली गई थी। तो वहीं उनकी मेड तारा अदिति के पिताजी की देखभाल करने में बिजी थी। उन्हें भी नाश्ता करवा दिया गया था। कुछ देर बाद अदिति और रुद्र एक साथ हॉल में आए जहां सजावट का सामान पड़ा था। नुपुर ने कहा, दीदी पहले हम कहाँ से शुरू करें? छत से, पर वहाँ सामने की रेलिंग पर पेंट बचा हुआ है। हम पहले अंदर से शुरू करते हैं। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। हाँ दी, एक काम करते हैं, पहले हम हॉल की सजावट का काम करते हैं, उसके बाद मंदिर की सजावट करेंगे। नुपुर ने भी अदिति से कहा। ओके ठीक है, फिर शुरू करते हैं। उसके बाद वे लोग घर के अंदर की सजावट करने में बिजी हो गए। उन्होंने पहले करीब 2 से 3 घंटों में घर को अंदर से सजाया। उसके बाद वे बाहर आ गए। तब तक दोपहर हो चुकी थी। उन्होंने पहले टेरेस गार्डन की रेलिंग को अच्छे से सजाया। उसके बाद वो छत पर आगे की तरफ आ गए। छत के सजावट का काम करके उन लोगों ने लंच किया। इधर भुआजी और उसकी माँ अब तक नहीं आए थे। शायद वो बाहर ही आज का लंच करने वाली थी। उन्हें सजावट का काम करते हुए अब करीब 4 बज चुके थे। अब बस घर के मेन डोर और सामने के पोर्शन को फूलों से सजाना बाकी था। अच्छे से करना दी, नुपुर ने अदिति से कहा जो लेंडर से ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। तो वहीं रुद्र दूसरी साइड पर जहाँ तक वो पहुँच सकता था वहाँ फूलों की मालाओं को चिपका रहा था। तभी अचानक से लेंडर के ऊपर चढ़ी अदिति का लेंडर से पैर फिसला और उसका बैलेंस बिगड़ गया। दी, नुपुर जोर से चीखी और उसी पल रुद्र पीछे की तरफ मुड़ा। उसने देखा अदिति करीब 15 फीट ऊंचे लेंडर से नीचे गिरने वाली है। तभी वो दौड़कर उसके तरफ आया और उसने उसे कैच कर लिया। अदिति जोर से चीखी, मगर तभी उसने देखा कि रुद्र ने उसे गिरने से बचा लिया है।
नुपुर और तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने देखा कि रुद्र ने अदिति को गिरने से बचा लिया है, तो फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अदिति ने उसे अपने गले से लगा लिया। इस दौरान उसकी हार्ट बीट्स बढ़ी हुई थी। वो उसके सीने में दुबक गई। अजीब सा डर उसे सता रहा था। कहीं अगर वो गिर जाती तो क्या होता? लेकिन रुद्र ने उसे बचा लिया था। उसके रुद्र ने उसे चोट लगने नहीं दी थी। वो धीमे-धीमे आंखें खोलती है। इस दौरान वो उसकी मजबूत बाहों में थी। रुद्र प्यार से उसकी आंखों में देख रहा था। तभी नुपुर उसकी तरफ बढ़ी। लेंडर नीचे गिर चुका था। इस दौरान नुपुर की आंखों में भी आंसू थे। रुद्र ने आंखें दिखाकर उससे कहा, खुद को संभाल नहीं सकती थी क्या? मैं कर लेता ना ऊपर वाला काम। जो काम नहीं हो सके उसको हाथ में लेना जरूरी है क्या? अभी कुछ हो जाता तो? अचानक से ही रुद्र को उस बात का डर सताया कि अगर वो गिर जाती तो क्या होता। अब क्यों डांट रहे हो आप? पहले तो अच्छे से बचा लिया था और अब डांट रहे हो। अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। वो दोनों झगड़ने ही वाले थे कि तभी नुपुर बोली, दी आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अदिति ने एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है अंदर आओ, पानी पी लो। नुपुर उसे अंदर आने के लिए बोली। उसके बाद वो दोनों अंदर गए। नुपुर ने उसे पानी पकड़ाया। अब ठीक हो? थैंक यू रुद्र जी, जो आपने दी को बचा लिया। नुपुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, अब जब मेरे आसपास सटकले दिमाग की कोई होगी तो उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। रुद्र ने नुपुर की तरफ आंख से इशारा करते हुए कहा। अदिति को मन ही मन उस पर गुस्सा आ रहा था। आई होप कि आप ऐसे ही दी का ख्याल रखेंगे जिंदगी भर के लिए। नुपुर ने बातों ही बातों में अदिति को आगाह किया था कि उसे उस वक्त बहुत अच्छा लगेगा जब उन दोनों की शादी हो जाएगी। अदिति पहले तो नहीं समझी। उसके बाद उसने तुरंत उससे कंफर्म करने के लिए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या था नुपुर? कुछ नहीं दी, वो बस ऐसे ही मैं कहना चाहती थी कि ऐसे ही आप और रुद्र जी दोनों के बिजनेस का ख्याल रखते रहना। आई मीन मैं तो यही चाहूंगी ना, आप दोनों बिजनेस पार्टनर के रूप में हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे। उसने बात को पलटते हुए कहा। लेकिन अदिति उसके मतलब को उस वक्त अच्छे से समझ गई थी, चाहे भले ही फिर नुपुर ने बात को पलटने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। उसे अजीब लग रहा था। भला वो दोनों क्या सोच रहे हैं? इस दौरान उसे महसूस होने लगा था कि कहीं वे दोनों शादी को लेकर तो बात नहीं कर रहे हैं। उसके दिमाग में इस दौरान कई सारे सवाल थे। तो वहीं रुद्र और नुपुर बाकी की बची हुई डेकोरेशन कंप्लीट करने के लिए बाहर आ गए। इधर अंदर वो अब भी रुद्र के बारे में ही सोच रही थी। पिछले एक हफ्ते से रुद्र उसे काफी बदला हुआ सा लगने लगा था। जब से उसने उससे कहा था कि वो उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि उसमें अब पहले जैसा कुछ नहीं है, उसके बाद से वो काफी बदला बदला सा हो गया था। उसने कभी उस पर गुस्सा भी नहीं किया था। वो अब ज्यादा घुल मिलकर रहने लगा था। करीब 20 दिनों के भीतर ही उसने उसके घर में सबका दिल जीत लिया था। उनकी कंपनी भी अब ठीक से चलने लगी थी। उसके काम करने के तरीके से लगता था कि वो एक दिन में ही 5 दिनों के जितना काम कर रहा है। उसके आने के बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे रुद्र के पास कोई जादू की छड़ी है जिससे उसने सब सही कर दिया है। उसकी भुआजी भी अब उससे अच्छे से बात करने लगी थी। तो वहीं मुस्ताक, जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, उसने तो उसकी भी बैंड बजा दी थी। लेकिन उसके दिमाग में अब भी कई सारे सवाल थे। पहले ये कि आखिर रुद्र का जो बच्चा है वो असलियत में किसका है? उसकी माँ कहाँ है? रुद्र के बिहेव से लगता नहीं है कि उसकी कोई वाइफ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इस तरह से कभी बिहेव नहीं करता। इवन कभी ना कभी उसके पास उसका कॉल आता। लेकिन फिर भी उस बच्चे की वजह से उसके दिमाग में कई सारे सवाल कौन थे। दूसरा, उसके दिमाग में ये सवाल था कि पहले रुद्र जब उससे इतनी नफरत करता था, उसकी वजह क्या थी? और फिर अब सब अचानक से बदल कैसे गया? उसके लिए रुद्र अब एक पहेली बन चुका था जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जो रुद्र उसके प्रति प्यार दिखा रहा है वो फेक है या फिर रियल है। लेकिन एक तरफ जहाँ उसे उसके बारे में ये सब सोचकर अजीब लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो उसको लेकर अच्छा भी महसूस कर रही थी कि वो उसे इतना प्यार दे रहा है। शाम के करीब 7 बज रहे थे। रुद्र टेरेस गार्डन की बर्थ पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर आज स्माइल थी।
ऐसा लग रहा था वो जो जिंदगी में चाह रहा है सब उसके हिसाब से ही हो रहा है। जहाँ वो ऊपर था तो वहीं घर के बाकी के सदस्य अंदर काम कर रहे थे। अदिति अपनी माँ और तारा का खाना बनाने में हेल्प कर रही थी। आज छोटी दिवाली थी, इस वजह से घर में आज मिठाई भी बनाई जा रही थी। अदिति को खाना बनाने का सदा से ही शौक था, इस वजह से आज वो सबके लिए अपनी फेवरेट डिश रस मलाई बना रही थी। तो वहीं नूपुर घर में मंदिर में भुआजी के साथ पूजा कर चुकी थी। अब उसे अपने पिताजी को खाना खिलाना था। उसकी तबीयत जस की तस ही बनी हुई थी। डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। हालांकि अब उनके इलाज में अदिति की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही थी। वो अक्सर अपने पिताजी से नोटबुक पर लिखकर अपने मैसेज पास करती थी। वो अक्सर अपने पिताजी को जोक भी लिखकर पढ़ाया करती थी, जिसके बाद वो कई बार मुस्कुरा दिया करते। हालांकि रुद्र इस दौरान उसके पिताजी के करीब नहीं आ पाया था। उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो उससे थोड़ी बहुत बातें भी करे। ऐसा करने पर उसे वही पुराने दिन याद आ जाते थे। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था। हालांकि उनके लकवा हो जाने के पीछे का रीजन क्या था, ये उसे भी मालूम नहीं था। ना ही शायद वो इसका पता करना चाहता था। वो आज छोटी दिवाली होने के चलते अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा था। यही वजह थी कि उसने तुरंत रूबल को कॉल लगाया। वो करीब 3 दिन बाद रूबल को कॉल लगा रहा था। उसी दिन उसकी अगस्त्या से बात हुई थी। हेलो छोटे मालिक, सामने से रूबल बेहद प्यारी आवाज में बोली। तभी उसने वॉइस कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट किया। रूबल ने आज नया लहंगा पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हेलो रूबल, कैसी हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप? मैं खुद भी। लुकिंग ब्यूटीफुल। तुम्हारे ऊपर ये लहंगा बहुत प्यारा जच रहा है, उसने जैसे ही कहा रूबल ने शर्म के मारे अपनी नजरों को झुका लिया। वो थैंक यू, मैं अगस्त्या को लेकर आती हूँ। उसने बात को टालने की कोशिश की क्योंकि उसे रुद्र से बातें करने में शर्म आती थी, और वो भी तब जब वो उसकी ब्यूटी की कभी कभार तारीफ कर देता था। उसने जैसे ही अगस्त्या को बोला तो उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे रूबल, मेरे पास तुम्हारे और अगस्त्या के लिए एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? और वो सिर्फ हम दोनों के लिए ही क्यों? वो ऐसे ही दादी माँ से ऐसी बात करने में अजीब सा लगता है ना। सो अच्छा, कैसी बात? आप कौन सा शादी करने जा रहे हैं? रूबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम लेकर आओ ना अगस्त्या को। जी, उसने इतना कहा और उसके बाद अगस्त्या को लाने के लिए चली गई। इस दौरान वो यही सोच रही थी कि आखिर वो क्या रिएक्ट करे, वो खुश हो या फिर दुखी। हालांकि वो ये पहले से ही जानती थी कि एक ना एक दिन तो रुद्र शादी करेगा ही, और उसके नसीब में निस्वार्थ प्रेम ही लिखा है। वो यही सोचती हुई अगस्त्या को आवाज़ देती है, जो नीचे लिविंग रूम में खेल रहा था। कुछ ही देर में अगस्त्या रूबल के कमरे में आ गया। हेलो छोटे मालिक, अगस्त्या आ गया है, रूबल ने अगस्त्या को दिखाते हुए कहा। हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन पापा। अगस्त्या, तुम्हारे पापा अब जल्दी ही मम्मी ला रहे हैं। या सच्ची? हाँ, अब जल्द ही तुम्हारी मम्मी आ रही है। मैं तुमसे उनकी बात भी करवाऊंगा। बस तुम दोनों को यह गुड न्यूज़ देनी थी मुझे। सो अभी मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। ओके, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान उसने देखा कि रूबल अचानक से ही उदास हो गई। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर रुद्र बोला, व्हाट हैपेंड रूबल, सब ठीक है ना? लेकिन रूबल आखिर रुद्र के इस सवाल का क्या जवाब देती? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुप थी और उसकी चुप्पी रुद्र को खल रही थी। तभी उसने उससे फिर से पूछा, रूबल, आई एम आस्किंग टू यू, बात क्या है? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप जिनसे शादी कर रहे हैं, क्या उनकी तस्वीर मिलेगी? मेरा मतलब है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। ओके, मैं तुम्हें व्हाट्सअप करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। ओके? ओके छोटे मालिक, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। इधर जहाँ एक तरफ अगस्त्या खुश था क्योंकि उसे उसकी माँ मिलने जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रूबल की आंखों में आंसू थे। रुद्र ने कॉल कट करने के बाद अदिति की पिक रूबल को व्हाट्सएप कर दी। अदिति, ये तो अदिति जी है, वही जिनसे छोटे मालिक इतने नफरत करते हैं। हाँ, वो 17 साल की ही लड़की जिसकी पिक स्टोर रूम में है। ऐसा नहीं हो सकता है। उसने तुरंत पिक देखी और उसके बाद वो दौड़ती हुई स्टोर रूम की तरफ गई। उसने अपनी करधनी से चाबी को निकाला
और फिर स्टोर रूम के ताले को खोला, जिसके बाद लाइट ऑन की। दीवार के एक कोने पर टंगी अदिति की पिक देखकर वो भौचक्की हो गई। उसने अपने मोबाइल वाली पिक से उस तस्वीर को मिलाया तो वो सब समझ गई कि वो कोई और नहीं अदिति ही है। भले ही अब वो 25 साल की हो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल काफी मिलती थी। ये तो अदिति है, पर छोटे मालिक तो इनसे इतनी नफरत करते हैं। आखिर फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे वो शादी कर सकते हैं जिनसे वो बदला लेना चाहते थे? उससे भला वो शादी कैसे कर सकते हैं? रूबल के दिमाग में कई सारे सवाल कौंध रहे थे, लेकिन जवाब उसके पास एक भी नहीं था। वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्र अदिति की तस्वीर या उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज जब उसके सामने आ जाती थी तो वो अचानक से ही गुस्सा हो जाता था और उसके बाद वो बुरी तरह से रिएक्ट करता था। ऐसे में फिर वो उससे शादी कैसे कर सकता है? हालांकि रूबल को उन दोनों के बीच की नफरत के पीछे की वजह क्या थी, इसके सच का पता नहीं था। वो यही सोच रही थी कि आखिर किस वजह से वो उससे शादी कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो किसी तरह का बदला लेना चाहता है या फिर वो अपनी नफरत भुलाकर आगे बढ़ चुका है। उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र, उसको सब पता था कि कल उसे क्या करना है। आखिर रुद्र दिवाली वाले दिन क्या करेगा अदिति के साथ, जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।